ओके जी, गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ। तो कल हम लोग नाइन्थ क्लास वाला देख रहे थे। तो आप लोगों को कुछ डाउट है? आप लोगों ने पढ़ के आए होंगे, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है स्कूल डेज वाले। तो जैसे मैंने कहा था आप लोग ट्राई करना। तो ऑनलाइन अवेलेबल है ना। इसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है ना। तो वो एक देख लीजिए। मैं आप थोड़ा फास्ट में आज इसको कंप्लीट करेंगे जो इसमें है स्पेशली। तो जैसे कल हमने बेसिकली नाइन्थ क्लास में जो डिस्क्रिप्टिव है वो देख रहे थे। तो उसमें मेनली क्या था, जैसे कल जो हमने डिस्कस किया था, तो मेनली उसमें था कि डेटा जैसे है। तो डेटा क्या है, एक डेफिनेशन उस तरह से। उसके बाद इसमें डेटा को जनरली तीन तरह से लिखा था। एक हो गया रॉ डेटा, दूसरा है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और दूसरा है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है ना। जनरली डेटा को आप इस तीन तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यही कल हमने देखा था जो। तो उसमें ब्रीफली अगर मैं उसको समराइज करूं तो यही है। फिर आपने रिप्रेजेंटेशन देखा था कि कैसे उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसमें जो है आपके पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास जैसे था बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, है ना, एंड देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये हमने कल डिस्कस किया था, है ना, कि रॉ डेटा कैसा होगा। इसमें सिंपली x1 x2 xn है। देन आपके पास है कि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल कैसा है, तो मैं एक और दोबारा लिख देता हूँ। एंड देन ग्रुप्ड में क्या, ग्रुप्ड में मेनली इंटरवल्स होंगे एंड देन उसकी फ्रीक्वेंसीज रहती है। ग्राफिकली में हमने देखा था बार ग्राफ कैसा होगा, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसमें एक और वर्ड आया था क्लास मार्क, है ना। तो क्लास मार्क क्या है, कोई क्लास है, अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल 10 से 20 की क्लास है, तो एक वर्ड जस्ट हमने देखा था क्लास मार्क, है ना। तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क और वाई एक्सिस पे आप लेंगे जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, एंड देन उस पॉइंट को मतलब पहले मार्क करके फिर आप ज्वाइन कर देंगे पॉलीगन के जैसा। तो क्लास मार्क क्या था कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है, ये कल टर्म आया था, है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये है। तो ये कल ब्रीफली कल की क्लास में हमने ये सारी चीजें डिस्कस किए थे, जो कि क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है। तो आप खुद से जाके एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़िए, समझिए, कुछ डाउट है तो डिस्कस कीजिए। बहुत आसान लगेगा आपको, क्योंकि नाइन्थ क्लास है ना। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, अभी आपके लिए तो बहुत आसान होगा। अभी थोड़े आज 10th और 11th वाले देखते हैं, तो आज एक बार इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये भी मेनली स्कूल डेज वाली चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं, बस फाउंडेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो जो एक पीडीएफ आया था ना कल, तो मैं पीडीएफ ओपन नहीं करता, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऐसे ही मैं लिख देता हूँ। तो ठीक है ना, ये ओके है। जैसे मान लीजिए रॉ डेटा में क्या है कि x1 x2 ऐसे करके आपके पास xn है। फिर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस तरह का कह सकते हैं, जैसे इधर है आपके पास कोई डेटा है और इधर इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो मतलब जैसे x1 x2 मान लीजिए xn इस तरह से लिख दिया, और यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी है f1 f2 fn। ठीक है, तो ये आपका जो है दिस इज, इसका नाम है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि ग्रुप नहीं है। तो दिस इज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप्ड वाले में क्या है कि ग्रुप्ड वाले में होगा कि यहाँ क्लास इंटरवल है और इधर आपकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे यहाँ मान लीजिए x1 से x2 है, x2 से x3 है, इस तरह से कुछ नंबर्स होंगे। लास्ट में xn-1 टू xn होगा। फिर यहाँ f1 f2 चलता रहेगा fn-1 तक, तो इस तरह से। सो ये जो टेबल है आपका, दिस इज एक्चुअली
तो मेनली ये गेट में नहीं है ना, ये वाला पार्ट जो है जैम और नेट में है, गेट में नहीं है। तो ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। एंड फिर हमने कल ना बार ग्राफ में ये था कि आप जो आपके पास क्वालिटेटिव डेटा होगा, इधर आप डिस्क्रीट पॉइंट कोई है ना, मतलब कोई ग्रुप लिखेंगे तो ये इस तरह से बार बनाते थे, तो ऐसा इस तरह का कुछ होगा। तो ये था। हिस्टोग्राम में क्या था कि हिस्टोग्राम मेनली जो क्लास इंटरवल है उसके लिए, कि मान लीजिए 0 से 10 तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी ऐसा, फिर 10 से 20 में कुछ होगी, 20 से 30 में कुछ है, लाइक दिस। तो ये बार ग्राफ था। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या था, जस्ट बार ग्राफ जैसा ही था, या तो ऐसा समझ सकते हैं। तो उसमें मेनली यहाँ आप क्लास मार्क कर लीजिए और यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, तो पॉइंट जो भी है, अब मान लीजिए 0 से 10 का इंटरवल है तो उसमें जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ नहीं है तो पीछे वाले यहाँ से मिड पॉइंट, मान लो फॉर एग्जांपल 0 से 10 है, जैसे क्लास मार्क 5 है, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी रही होगी, ऐसे 10 से 20 वाला है, इसके बीच का कुछ होगा, तो ऐसे करके आप उसको ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कुछ रफली समथिंग टाइप का कुछ बनेगा, ऐसा हो सकता है ना कुछ इस तरह से। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो कि कल डिस्कस किया था। तो कल हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस किए थे। ये एक समरी है, मतलब जस्ट ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया था क्या होता है, हो सकता है आप ऑलरेडी पहले से जानते हो। आगे थोड़े देखें, तो आगे इसी में जो क्लास 10th में अगर आप एनसीईआरटी वाली बुक में मेनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस किया है कि हाउ टू फाइंड मीन मीडियन मोड। अगर कोई डेटा है आपके पास तो उसका मीन मीडियन मोड कैसे निकालोगे, चाहे वो रॉ डेटा हो या अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल हो या ग्रुप्ड हो, तो कैसे आप फाइंड करेंगे, तो वही बात करते हैं। तो हमें फाइंड करना है, कुछ पूछना है जी? जी जी कुछ अगर है तो पूछिए ध्रुव। अच्छा ठीक है सर हाँ। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके का डाटा हिस्टोग्राम और बार ग्राफ पे दोनों पे आ सकते हैं ना? अच्छा उसमें हाँ कर सकते हैं वैसे तो, जैसे अगर रेंज जनरली बार ग्राफ में दोनों हो सकता है, क्योंकि जनरली उसमें कुछ भी लेफ्ट साइड में जनरली हम लोग कोई कैटेगरी होती है, जनरली कैटेगरी होती है, कैटेगरिकल डेटा होती है, तो ज़्यादातर नॉन न्यूमेरिकल टाइप का ही होगा, बट अगर न्यूमेरिकल भी तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर सकते हैं बार ग्राफ पे, बट मोस्टली जो आपको मिलेगा कि बार ग्राफ में क्वालिटेटिव है इस तरफ, या कोई है ना वैसा डिस्क्रीट टाइप का डेटा है, बट मे बी बोथ काइंड ऑफ। हाँ बार ग्राफ में दोनों तरह से किया जा सकता, दोनों डेटा का। अगर फ्रीक्वेंसी है तो सिंपली देखो आप एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करोगे, वाई पे क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग बार ग्राफ बना सकते हैं, दोनों के लिए बना सकते हैं। है ना, तो रॉ डेटा को अनग्रुप्ड है ना, ठीक है ओके। तो है ना, कभी कभी इसी को रॉ डेटा को अनग्रुप्ड डेटा भी लिखा रहता है, जैसे यहाँ टेबल है ये, तो ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल होगा या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कई बार इसका नाम इस तरह से भी हो सकता है कि अनग्रुप्ड डेटा होगा, ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा नाम रहता है जनरली। तो हमें ये बात करना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये है। तो इसमें मेनली आपको क्या निकालने हैं, मीन मीडियन मोड, तीनों टाइप के डेटा के लिए आपको ये फाइंड करना है। मीन मीडियन मोड, मीन में भी अलग अलग फॉर्मूला है तो उसको डिस्कस करेंगे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अगर सिर्फ मीन बोलते हैं तो उसका मतलब ऐसे यूजुअली अरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है ना, अगर आप सिर्फ मीन कहते हैं तो इट इज एक्चुअली अरिथमेटिक मीन, वैसे अनलेस स्टेटेड अदरवाइज इट इज अरिथमेटिक मीन। वरना ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन है तो पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड होगा कि हार्मोनिक मीन फाइंड करना है या ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। जैसे रैंडम वेरिएबल में भी अगर हम बात करते हैं मीन का, तो मतलब हम लोग एक्चुअली अरिथमेटिक मीन ही फाइंड करते हैं, है ना, वो है। तो जैसे सिंपल अगर हम बात करें, चलो मान लो जब मीन की बात करते हैं, तो अगर मुझे मीन फाइंड करना है तो
अगर आपको मीन फाइंड करना है तो मेनली पहला हो सकता है कि रॉ डेटा आपके पास दिया हुआ हो। तो जैसे रॉ डेटा में है x1 x2 xn, अब इसका मुझे मीन फाइंड करना है, तो है ना। सो मेनली हम लोग पहले मीन की बात करते हैं रॉ डेटा के केस में। तो ये तो ऑलरेडी जानते हैं आप लोग ना, हाउ टू फाइंड मीन। तो मीन मतलब यहाँ अर्थमेटिक मीन की हम बात कर रहे हैं। जस्ट अगर ओनली मीन लिख रहा हूँ मतलब अर्थमेटिक मीन है, ठीक है ना, जो x बार होता है, अर्थमेटिक मीन की हम बात कर रहे हैं। ये कितना होगा? तो दिस यू ऑलरेडी नो, 1/n समेसन x i फ्रॉम 1 to n, तो x1 प्लस x2 अप टू xn अपॉन n, यही हो जाएगा। एंड फिर मीडियन अगर आप निकालोगे तो क्या होगा? अच्छा पहले मीन की बात करते हैं तीनों टाइप के डेटा में। तो रॉ डेटा है या इसी में ज्योमेट्रिक मीन का अगर फॉर्मूला लिखे हम, सो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन का अगर फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा? ये तो पता होगा आप लोगों को, ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करना है, कोई बताइए। अगर मेरे पास n नंबर्स हैं तो हाउ टू फाइंड देयर ज्योमेट्रिक मीन? क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्साइज इसकी पावर 1/n, ये हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्साइज तो मतलब ये हो गया x1 इंटू x2 xn और इसकी पावर है 1/n। फिर हार्मोनिक मीन में क्या होगा? क्योंकि 1/h इज इक्वल टू उन सब का एवरेज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n अपॉन समेसन 1/xi, यही फॉर्मूला आता है ना, 1 to n, मतलब n अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 1/xn, ये है। तो दिस इज फॉर्मूला कि अगर आपके पास रॉ डेटा गिवन है तो उसमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, तो ये हम लोग देख रहे हैं। इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए, ये डिराइव कैसे हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं, है ना। चलिए अगर बोलोगे फाइनाइट सीरीज है अर्थमेटिक में है तो इसका रेसिप्रोकल हार्मोनिक में हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रूफ भी आप कर सकते हैं। तो है ना, हो सकता है जो लोग क्यूरियस लोग हैं कैसे आता है, तो आप प्रूफ देखो, प्रूफ देखने में नुकसान नहीं है, उससे क्या होता है आजकल इतने हेल्प अवेलेबल है, तो मैं भी हूँ, अगर नहीं होता यू कैन आस्क, ये है। सो क्योंकि प्रूफ हम ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें मेनली रिजल्ट देखना है, क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करने हैं। बट अगर आप जानना चाहते हो प्रूफ तो इट्स अ गुड थिंग, आप देख सकते हो किताब में या है ना ऑनलाइन इतने सोर्सेस हैं, यू कैन ट्राई कि कैसे आता है, इसका प्रूफ क्या है, कोई भी रिजल्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मेनली हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं अभी, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। इसी रॉ डेटा में अगर आपको मीडियन निकालना, चलो पहले इसके लिए बात कर लेते हैं, रॉ डेटा के लिए हम पहले ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर रॉ डेटा की हम बात करें तो इसी में हम ले पहले अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। इसका अगर हमें मीडियन निकालना है तो कैसे निकालते थे? तो हमें फाइंड करना है मीडियन, ठीक। तो हमें मीडियन फाइंड करना है एक्चुअली इस जो हमारे पास है रॉ डेटा का। तो क्या करते हैं, पहले आप अरेंज करेंगे, अरेंज ऑल जो नंबर्स हैं इनटू असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, या डिसेंडिंग ऑर्डर, जनरली असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। मिडिल मतलब मिडिल वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये सब आपने स्कूल डेज में ऑलरेडी पढ़ रखा है, वही चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो जैसे अगर ऐसा लिखता हूँ x1 सबसे छोटा है, x2 xn, सो दिस यू कैन थिंक ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ऐसा। तो ये स्मॉलेस्ट वन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सेकेंड एंड सो ऑन, इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। तो पहले मेरे पास जो डेटा है वो ये वाला है x1 to xn, हमने इसको अब अरेंज कर लिया इस ऑर्डर में। अब आप क्या करेंगे, जस्ट मिडिल वैल्यू निकालनी है आपको। तो इसमें क्या होगा कि दो केसेस हैं, तो जो मीडियन होगा में आना क्या है कि इफ अगर n ऑड है तो क्या होगा, और अगर n इवन है तो क्या होगा, या तो मैं अलग अलग है ना। तो जनरली क्या होता है, मीडियन में नॉट बी यूनिक, जैसे अगर n ऑड है तो ऑड नंबर्स हैं तो मिडिल वैल्यू सिंगल होंगी, तो कौन सी वाली आएगी? तो x ऑड है ना, तो n प्लस 1/2th, मतलब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, तो कहने का मतलब ये है n प्लस 1/2th नंबर जो होगा वो। तो ये समझ आ रहा है आप लोगों को इस तरह से, या वही लिख सकते हैं n प्लस 1/2th नंबर आफ्टर अरेंजिंग इनटू असेंडिंग ऑर्डर। और अगर इवन है तो
तो वैसे आपने देखा होगा कि एवरेज ले लेते हैं, दैट इज वन ऑफ द मीडियन। बस वैसे तो मीडियन पूरा इंटरवल हो सकता है, बट एक मीडियन चाहिए तो हम लोग मिडल वाला ले लेते हैं, वैसे फॉर्मूला जो होता है जो आपने देखे होंगे। बट उस बीच का कोई भी नंबर मीडियन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं लिखूं तो ये जो मीडियन है ना, एन अगर इवन है तो एक्स एन बाई टू से लेके एक्स एन बाई टू प्लस वन के बीच का हर नंबर मीडियन होगा। फॉर अप एक नंबर आपको चाहिए, जस्ट एक मीडियन चाहिए, तो आप लोगों ने स्कूल डेज में देखे होंगे क्या करते हैं। तो इफ एन इज इवन देन मीडियन इज वन बाई टू। ये हो गया एन बाई टू एथ नंबर, एन इवन है तो एन बाई टू को इंटीजर होगा, तो एन बाई टू एथ, तो मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ उस नोटेशन के अकॉर्डिंग, प्लस प्लस एक्स एन बाई टू प्लस वन एथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीडियन। तो एन अगर इवन है तो ऐसा होगा, एन अगर ऑड है तो क्या होगा, तो इफ एन इज ऑड, तो इफ एन इज ऑड देन, तो वो तो आप जानते हैं जैसे अभी लिखा था मैंने, बस उसी को रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो एन प्लस वन बाई टू एथ नंबर जो होगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद वो है। तो मीडियन आप इस तरह से निकाल लेंगे, अल्लाह मीडियन पूरा इंटरवल है बट एक नंबर मीडियन चाहिए, सो यू वांट जस्ट वन नंबर, देन आप उसका एवरेज ले लो, इस इंटरवल का मिडल पॉइंट ले लो, तो वो एक मीडियन है। इवन इस इंटरवल का हर बीच का पॉइंट मीडियन है। मीडियन क्या होता है, जो इक्वल पार्ट में डेटा को डिवाइड करे। तो जैसे मान लीजिए चार नंबर है, अब 2 और 3 के 2.1 के पीछे भी दो नंबर है, 2.1 के आगे भी दो नंबर है, तो 2.1 भी मीडियन है। 2 3 के बीच का 1 2 3 4 चार नंबर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें अगर मीडियन देखना है तो 2 और 3 के बीच का एवरी नंबर इज मीडियन, है ना। 2.1 भी, 2.9 भी, 2.5 भी, 2.4 भी, 2.6 भी, ये सब मीडियन है एक्चुअली। ओके, तो ये तो मीडियन है जो आप जानते हैं ऑलरेडी। सो मीन मीडियन, मोड कैसे निकालेंगे, तो मोड भी आप जानते हैं ऑलरेडी कि मोड जिनकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, है ना। तो मोड में जैसे हमारे पास नंबर जैसे था ना कि x1 x2 xn है, अब बस क्या करना है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर जो होगा, है ना, तो यहाँ होगा अ नंबर विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसमें देखेंगे जो रिपीट कर रहा है सबसे ज़्यादा बार, अब मान लो सब एक एक बार ही है तो सब मीडियन, सब मोड है। अगर मान लो मोर देन वन नंबर है जिसका फ्रीक्वेंसी सेम है तो बोथ आर मीडियन, बोथ आर मोड एक्चुअली। तो अ नंबर विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज अ मोड, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपल। तो अगर आपका पास रॉ डेटा है तो यू कैन फाइंड मीन, मीडियन, मोड, तीनों निकाल लेंगे। मतलब ये तो बस जानकारी के लिए, बीच में जैसे कोई लेंदी सा क्वेश्चन होगा इसमें इसकी बीच में जरूरत पड़ जाएगी तो वो क्विकली आप फाइंड कर लेंगे कि अगर रॉ डेटा है सो हाउ टू फाइंड मीन, मीडियन, मोड, ये है। फिर ओके जी, सो रॉ डेटा के लिए इसके लिए हम बात कर रहे थे मीन, मीडियन, मोड। अब यही चीज़ें आएगी जब हमारे पास, है ना, तो हमने रॉ डेटा के लिए आप फाइंड किया। सो अगर रॉ डेटा गिवन है तो हाउ टू फाइंड मीन, मीडियन, मोड। इस मीन में हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसका फॉर्मूला देखा है। वो जो डीपीपी है ना 12705, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का भी है। आप बस क्या करना, पीडीएफ ओपन करना और सर्च करना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो मिल जाएगा आपको डीपीपीस, क्योंकि वो ऑर्डर में नहीं है, वो 705 वैसे है लेकिन पूरा सिलेबस उसमें कवर है, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव वाला भी आपको मिलेगा, तो बस सर्च करना पड़ेगा, है ना। तो देखना आप उसमें, नहीं तो। और जैम में तो बस एक साल आया है, 2026 में बस आया है, तो पीवाईक्यू में भी ज़्यादा है नहीं, 2026 में जो आया होगा वही है बस। और नेट में है तो नेट में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड और उस तरह के आते हैं, बट नेट में आप देख सकते हैं। ठीक है जी। तो
नेक्स्ट हो गया अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, देखते हैं। ठीक है, तो अनग्रुप्ड वाले में तो लेट्स से इस तरह का टेबल है अभी। यहाँ आपके पास कोई डेटा है या एक्स आई और यहाँ एफ आई, मतलब ये हो गया x1 x2 xn, ये है। और यहाँ है f1 f2 fn, ऐसा है। अब आपको इसमें फाइंड करना है मीन। तो अरिथमेटिक मीन है ना, मीन मतलब अभी हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन की। वैसे जो भी पूछेगा तभी हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक मीन। तो ये क्या होता है जी, तो वैसे आपने तो यहाँ इन सबको ऐड करोगे। जैसे मान लो एक नया नोटेशन कैपिटल एन ले लेते हैं। सो कैपिटल एन इज अ न्यू नोटेशन दैट इज समेशन ऑफ एफ आई फ्रॉम 1 to n, ऐसा आ जाएगा। तो आई फ्रॉम 1 to n आ जाएगा। ठीक, तो इसको जब लिखेंगे तो ये आ जाता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यही ना। तो या इसको n लिखेंगे तो वही बात है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन n। ठीक है यहाँ तक। अब इसके लिए आपको फिर ढूंढना है इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, हार्मोनिक मीन क्या होगा, वैसे निकालने हैं। बता पाएंगे? ट्राई करो सिमिलर तरीके से, क्या होना चाहिए। बताओ जी, आइडिया मिला किसी को? तो कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे तो हमने, एक मिनट, यहाँ जो लिखे थे, अगर इसको मैं थोड़ा ठीक से लिखता तो इसको ऐसा लिख सकता था क्या मैं? अगर इसको मैं लिखता कि ई एक्स पी, एंटी लॉग एक वर्ड आप देखते होंगे अक्सर यूज है। एंटी लॉग मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जहाँ भी एंटी लॉग यूज होता है मतलब वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एक्चुअली। जैसे थोड़े से लॉगरिथम का आइडिया अगर आप देखोगे, जैसे बताता हूँ, देखिए। अरे यही लिख देता हूँ, ई एक्स पी जैसे लिख दिया ना, तो ये हो जाएगा 1/n समेशन ऑफ लॉग एक्स आई। ऐसा लिख सकते हैं, इसको चेक कीजिए। मतलब इसी चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ई एक्स पी फिर लॉग लगा देंगे, लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई। तो लॉग प्रोडक्ट में तो समेशन हो जाता है, तो ये आ जाएगा, यही है। तो इससे आप जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे था कि 1/n समेशन एक्स आई, तो वो ठीक है ना। दिस वाज
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी अगर ऐसे लिखूंगा तो ठीक है। तो मेनली इससे ही जनरलाइज हो जाएगा, कहने का मतलब ये है मेरा। हम्म। तो यहाँ जैसे ये आया ना, तो ऐसे ही आ जाएगा ई एक्स पी। यही एंटी लॉग वर्ड आप देखते होंगे, एंटी लॉग जहाँ लिखा मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, लेकिन एक्सपोनेंशियल तो मैथमेटिक्स में है, लेकिन यहाँ पे एंटी लॉग का मतलब एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव डिस्कस कर रहे हैं ना। मतलब जनरली कैलकुलस में जो हम वर्ड यूज करते हैं एंटी लॉग, वहाँ एक्सपोनेंशियल होता है। एक मिनट, तो मैं थोड़ा समझाना चाह रहा था नहीं। तो इधर स्पेस है ना हमारे पास, देखो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे क्या होता है कि मान लीजिए ई की पावर एक्स बराबर वाई है, मान लीजिए, है ना। तो अगर दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो लॉग कौन सा वाला, तो मैं अगर लॉग लगाऊंगा तो x बराबर हो जाता है लॉग वाई बेस ई वाला, ठीक है। जैसे है 10 की पावर x इज इक्वल टू वाई, तो यहां होगा x इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई बेस 10, ठीक है। तो इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे अब मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं, देखो। जैसे जब हमने लिखा x बराबर लॉग बेस ई ऑफ वाई, है ना। तो होता क्या है ना यहाँ पे कि जैसे y बराबर ई की पावर x है, तो आप देखेंगे इसको एंटी लॉग कई बार यूज किया होगा, एंटी लॉग ऑफ, है ना। जैसे e हो गया फॉर एंटी लॉग ऑफ x, एंटी लॉग ऑफ x। लेकिन यहाँ पे एंटी लॉग यहाँ पे जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और वैसे ही यहाँ भी लिखूंगा तो एंटी लॉग मतलब पावर, एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही नाम है। बट एक्सपोनेंशियल ई की पावर या 10 की पावर, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल। अगर आपके कैलकुलस के टर्म्स में 11-12 वाला अगर फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे आप, जो क्लास 11-12 में है, तो वहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या डेफिनेशन है कि के की पावर एक्स जो फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कोई कांस्टेंट की पावर एक्स होगी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो पर्टिकुलर केस है कि कांस्टेंट अगर ई हो गया जो कि आइलर नंबर है, तो ई की पावर एक्स जो कि स्टैंडर्ड बहुत यूज होता है, ई की के की जगह 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 2 की पावर एक्स भी जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, 10 की पावर एक्स भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वैसा। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ एंटी लॉग ऑफ एक्स, तो ये y बराबर एंटी लॉग ऑफ एक्स है। एनीवे तो मैं वहां पे क्या करता हूँ, तो इसको बताने के लिए हम लोग ये है, और वैसे ही x बराबर जैसे मैंने लिखा है log y बेस 10, तो इसका मतलब होगा y इज इक्वल टू 10 की पावर x। और यही चीज आप देखेंगे कई जगह लिखा होगा एंटी लॉग ऑफ x, ठीक है ना। तो एंटी लॉग जो वर्ड होगा वो 10 की पावर है। जनरली जो कैलकुलस के टर्म में ई यूज होता है, बाकी जगह तो डिस्क्रिप्टिव में हम लोग ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये यूज होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या लिखा होगा, यहाँ देखते होंगे क्या लिखा रहता है कि एंटी लॉग ऑफ 1/n समेसन ऑफ एफ आई लॉग ऑफ एक्स आई विथ बेस 10, ये होगा। ये आ जाएगा। ठीक है जी, एक मिनट तो ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप। तो इसका कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर मैं 10 की पावर कर दूं तो होगा क्या, ये पावर इधर आ जाएगी। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके थोड़ा और बेटर तरीके लिखने की कोशिश करूं तो ये यहाँ आ जाएगा एक्स आई की पावर एफ आई, फिर समेसन लॉग, तो वो चला जाएगा प्रोडक्ट में, एंड प्रोडक्ट में आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। ठीक है, मैं देखता हूँ, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फिर इसको। तो इससे आ जाएगा ना, तो यहाँ आप ये समझ सकते हैं 10 की पावर ये है। तो अभी के लिए आप ये समझो दिस इज 10⁻⁴ 1/n समेसन एफ आई लॉग, ये आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना है ना, कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछना, मैं एक बार चेक। तो ये देख लो, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ये मतलब हुआ। और हार्मोनिक में क्या होगा, तो ये जो हार्मोनिक मीन इस केस में आएगा वो होगा कैपिटल एन अपॉन, जो कि समेसन एफ आई है। कैपिटल एन जब यूज कर रहे हैं तो समेसन एफ आई है, तो ये आ जाएगा समेसन एफ आई इंटू 1/xi।
आई फ्रॉम 1 to n हो जाएगा, मतलब एफ आई अपॉन एक्स आई, वही बात है। तो ये है समेसन एफ आई एंड समेसन एफ आई अपॉन एक्स आई, ऐसा समझिए। ठीक है, तो ये हो गया अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में, ठीक है, तो ये आ जाएगा, चेक कर लीजिए एक बारी। देन मीडियन कैसे निकालेंगे इसमें आप, तो हाउ टू फाइंड मीडियन। याद है ये लोअर क्लास में करते थे ना आप लोग, क्या था, अगर मुझे, ये तो मीन के लिए हो गया, मीडियन निकालना है इसी में, सो अगर मुझे मीडियन फाइंड करना है तो आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ निकालते थे, तो दिस वी आर डिस्कसिंग मीन, है ना। तो इसी में अगर हम मीडियन की बात करें अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ही, तो जैसे इधर है मेरे पास, मान लो इधर डेटा है x1 x2 xn तक, और यहाँ है फ्रीक्वेंसी f1 f2 ऐसे चल रहा है fn। तो यहाँ हम लोग कैपिटल N जो नोटेशन यूज करेंगे वो समेसन एफ आई फ्रॉम 1 to स्मॉल n के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ एक वर्ड आता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपको याद होगा स्कूल डेज में। तो क्या होता था, जैसे ये f1 ही रहेगा, नेक्स्ट ये दोनों ऐड हो जाएगा f1 प्लस f2। अगर मान लीजिए थर्ड आप लिखते तो थर्ड में आ जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3, और ये चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो एंड में एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा f1 प्लस f2 अप टू fn, मतलब ये कैपिटल N आ जाएगा, ये होगा ना कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर आप क्या करते हैं इसमें, तो यहाँ तक मतलब ये n के इक्वल आ गया, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। हाँ जी, आगे क्या प्रोसीजर है। हालांकि पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ना, जैसे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से वैसे भी काम हो जाता नहीं। कोई आइडिया नहीं किसी को। देखिए इसमें क्या होगा कि आगे जो n हमारे पास आएगा, तो अभी मैं वैसे ही लिख देता हूँ, अगर n ऑड है, तो अगर n ऑड है मतलब यहाँ पे n जो है ना टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, क्योंकि x1 है f1 टाइम रिपीट हो रहा है, मान लीजिए x1 2 टाइम हो रहा है, तो अगर मैं वैसे रॉ डेटा बनाऊं, इसी टेबल को रॉ डेटा में कन्वर्ट करे, तो क्या होगा, x1 को 2 टाइम लिखना पड़ेगा, x1 x1, तो वैसा है, तो उसी को हमने टेबल के फॉर्म में लिखा है। तो अगर n ऑड होगा तो क्या होगा, जो पहले तो ये x1 x2 xn को जब हम बनाएंगे तो ये इंश्योर करना है कि यहाँ जो x1 है ये लेस देन x2 है, लेस देन xn है। पहले तो इस ऑर्डर में आपको इंश्योर करना है कि टेबल में जो डेटा है वो उस ऑर्डर में है, ठीक है। उसके बाद n अगर ऑड है तो n बाई 2th, नहीं ऑड होगा तो n बाई 2 तो फ्रैक्शन आ जाएगा, है ना, तो n प्लस 1 बाई 2th, तो ये आएगा n प्लस 1 बाई 2th नंबर जो होगा। तो इसको कैसे समझेंगे, 2th नंबर, तो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे कि n प्लस 1 बाई 2th कहाँ पे आ रहा है, तो मुझे एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा इसको, है ना, तो उससे आ जाएगा ये पोजीशन कह लो, n प्लस 1 बाई 2th पोजीशन का जो नंबर होगा।
ये लिखूं कि नंबर ऑन अ नंबर ऑन n प्लस माई 2th पोजीशन, वो मीडियन होगा, ठीक है। एंड देन अगर n इवन हुआ, सो सपोज n इज इवन, अगर n आपका इवन है तो क्या होगा? तो है तो वैसे ही कि जैसे पूरे इंटरवल ले सकते हैं या उस बीच का एवरेज ले लेंगे, तो एवरेज ले लेंगे। एवरेज ऑफ n बाई 2th एंड n बाई 2 प्लस 1th पोजीशन नंबर जो होगा, ये मीडियन होगा, ठीक है ना। समझो, दिस इज अ मीडियन है ना, नॉट द मीडियन। तो एक मीडियन वो होगा, एवरेज ऑफ दिस। मुझे लगता है इसको एग्जांपल से समझना बेटर रहेगा, क्योंकि पोजीशन कैसे पता करेंगे, F1 उतनी बार आया तो वहां से भी दिख जाएगा, यहाँ से भी। चलो एक एग्जांपल लिखता हूँ। तो मीडियन इस तरह से आ जाएगा, और मोड भी तो ऐसे ही आ जाएगा। तो इसमें मीडियन का बात कर रहा हूँ, अगर मोड में लिखूँ तो मोड तो बहुत ईजी है। सो मोड जैसे है कि, है ना, एन एक्स आई विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना। एफ आई जो होगा, है ना, इज मोड, ठीक है। तो ये सिंपल है। तो मेनली एक क्वेश्चन लिखता हूँ जिसमें आप फाइंड करो तो पता चल जाएगा बहुत आसानी से। अभी जैसे समझने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 है, लेट्स से 5 4 3 0 1। एक तो ये है जस्ट, है ना। दूसरा मैं ऐसे ले लेता हूँ। मान लो ऐसा है, तो कितने इसमें, ठीक है। और एक तीसरा क्वेश्चन है इस तरह से कि मान लो आपके पास इधर एक्स आई और इधर एफ आई। तो इसमें जो है कि जैसे मान लो, जैसे 1 ले लिया, 2 3 4 5 6। चलो समझने के लिए, मान लो ऐसा हो गया, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं। चलो पहले इसमें देखो। तो मेनली इसका आपको निकालना है मीन। तो जस्ट अरिथमेटिक मीन निकालो, क्योंकि बाकी बहुत, अगर सिर्फ मीन वो सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। आंसर निकालना है आपको। इन तीनों का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बैटरी डाउन है, मैं बैटरी चेंज करता हूँ। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, तीनों का आंसर बताइए क्वेश्चन का। तीनों क्वेश्चन में 3 3 पार्ट है, मतलब ईच क्वेश्चन आपको मीन मीडियन मोड निकालने हैं। और बहुत इजी आप कर लेंगे, लेकिन करो, है ना। अब इजी चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाओ, सॉल्व कर लो, इजी है।
चलो फोर्थ क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, तो फोर्थ भी आप ट्राई कर सकते हो सिमिलरली। ये क्विकली निकालिए और चैट में आंसर कर सकते हैं या अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। और एग्जाम में सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं इवन, है ना। 30-40% क्वेश्चन आसान होते हैं, या एवरेज लेवल कह सकते हैं। मुश्किल 10-20 मैक्सिमम 30% मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। तो 4 क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको सॉल्व करके आंसर बताना है क्विकली। और कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं आप।
ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का सिर्फ आंसर आया अभी तक। ओके। हम्म। ठीक है ना, तो ये दोनों रॉ डेटा है, ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब का हो जाएगा तो फिर हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीन मीडियन मोड फाइंड करेंगे तो हो जाएगा, है ना। सर, जी। जो क्वेश्चन थर्ड में हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, हाँ, उसमें जो हमारा मोड होगा दैट इज 9। मोड क्वेश्चन, 9 यस सर। इसमें, नहीं नहीं, क्वेश्चन थर्ड। थर्ड में, अच्छा ये, तो मोड आ रहा है 9, हाँ वो तो क्योंकि, तो उसमें हम 9 लिखते हैं या उसका जो पोजीशन फिफ्थ है वो नहीं, लिखेंगे? नंबर तो जो मोड है वो नंबर है, एक्साई है, यस तो सर। मोड 5 होगा एक्चुअली। हाँ, तो उसमें 5 आएगा ना फिर? हाँ हाँ, ठीक है सर। तो अ नंबर विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज मोड। यहाँ भी 8 है ना, हाईएस्ट 8 है तो मतलब 30 इज द मोड, तो ऐसे ही आ जाएगा। एंड तो यहाँ जैसे 5 दो बार आया है ना, बाकी तो एक एक बार ही है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 1 0 2 टाइम है, 1 2 टाइम है, और कुछ रिपीट हो रहा है क्या, तो 0 और 1 डबल है, तो यहाँ मोड 0 1 दोनों होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बाई मॉडल, जिसमें दो मोड आ जाते हैं, चेक करो, तो 0 और 1 ही रिपीट कर रहा, और कोई नंबर रिपीट तो नहीं कर रहा। ओके, तो मोड तो ठीक है, तो मोड मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले, इन दोनों में यही है, लेकिन जब ग्रुप्ड होगा फ्रीक्वेंसी टेबल तो उसमें अलग निकलेगा, तो उसकी बात करेंगे अभी, पहले ये चारों कर लीजिए आप लोग। तो ओके गुड, सो इन्होंने चारों क्वेश्चन का आंसर बता दिए। देख लीजिए, बाकी लोग एग्री करते हैं तो चैट में है ना, अंजलि है, प्राची और सिमरन है, इन लोगों ने आंसर बताए हैं, एक बार चेक कर लीजिए, और जो भी किसी को कन्फ्यूजन हो बताइए, क्या मुझे सॉल्व करना है या ओके है।
तो जैसा आप लोगों ने आंसर बताया मैं देख लेता हूँ ना। सो जैसे 1 में इन्होंने 4.11, तो मैं आंसर जस्ट लिख देता हूँ, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप बताओ मुझे सॉल्व करना है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं जैसे इन्होंने बताए हैं, है ना। तो फर्स्ट में मीन है 4.11, मीडियन है 4 और मोड 3.5। मोड 3.5 क्यों? यहाँ 5 रिपीट कर रहा है ना, तो ओनली 5 इज द मोड। ठीक है जी, नॉट बोथ आई थिंक, ठीक है ना, चेक कर लो। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला। देन सेकेंड क्वेश्चन में मीन 3.5, मीडियन 2.5। तो मीन 3.5, मीडियन 2.5, मोड 0.1, है ना, तो ये ओके है। एंड थर्ड में मीन है 3.54, मीडियन 4। तो मीन 3.54 और मीडियन 4। मोड में क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, तो 9 किसकी हाईएस्ट है, 5, तो ओनली 5 इज द मीडियन। मतलब मेनली देखना है किस नंबर की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो फ्रीक्वेंसी इज 9, हाईएस्ट है 5 की, तो 5 इज द मोड। ठीक है। एंड फोर्थ वाले में मीन बता रहे हैं 20, बाकी लोग चेक करो, 28.42 एंड जो मीडियन है आपका 30, मोड 30। अब इसमें किसी को कॉन्फ्लिक्ट है या दिक्कत है, बताओ मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं। यू टेल एनीवन, चैट में बताओ या अनम्यूट करके बताओ, जैसे भी समझ आ रहा है। तो हाँ ठीक है, गुड, हाँ तो ठीक है ना। सबको ओके है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं भी, ओके फाइन। तो मतलब ये निकाल लोगे ना। तो मेनली यहाँ पे क्या कर रहे थे, जैसे मान लीजिए हमने n/2 निकाला, तो f1 फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि f1 तक x1 है, फिर उसके बाद अगर आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब जानते होंगे तो ये एक्चुअली लेवलिंग कर रहा है कि वहां से वहां तक ये उसके आगे वो नंबर है, इसकी बिना भी हो जाएगा ऐसे तो। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रुप्ड पे। तो जो अगला टेबल है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है ना, ऐसा होगा, या ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी होगा, तो सिर्फ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल रहेगा। अब इसमें हमें फाइंड करना है फिर से मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, पहले रॉ डेटा के लिए हमने देखा, फिर अभी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए, अभी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए। तो इसमें जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या रहता है, यहाँ पे आपके पास क्लास रहेगा या इंटरवल, है ना, क्लास इंटरवल कह सकते हैं, या जस्ट क्लास या इंटरवल, और यहाँ होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए x0 से x1 है, x1 टू x2, इस तरह से x2 से x3, ये चलता रहेगा, लास्ट में xn-1 टू xn। तो ये आपके है क्लास इंटरवल। यहाँ होगी फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3 और यहाँ है fn। अब मेनली इसमें आपको मीन निकालना है, तो होता क्या है, यहाँ जो हमने क्लास मार्क वर्ड यूज किया था ना अभी, तो क्लास मार्क कल भी हमने यूज किया था, आज भी हमने डिफाइन किया है शुरू में। तो हमें फाइंड करना है क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब इसका मिडल पॉइंट, जो इंटरवल है उसका मिड पॉइंट निकालना है आपको। तो यहाँ से आ जाएगा x0 प्लस x1 अपॉन 2, यहाँ से x1 प्लस x2 अपॉन 2, यही आ जाए ना, x2 प्लस x3 अपॉन 2, चलता रहेगा ऐसे ही, xn-1 प्लस xn अपॉन 2, ऐसा। तो मेनली जो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे, मतलब मीन मतलब अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे, तो ये इसके अकॉर्डिंग ही आएगा। तो इसको मान लो रीनेम अगर मैं कर दूं, तो सपोज आई लेवल इट एज y1, ये y2, y3 और ये yn, ऐसा समझिए कि हमने इसको री लेवल कर दिया।
तो y1 y2 yn, तो इसका एक्चुअली जो मीन आएगा अर्थमेटिक मीन वो आएगा 1/n समेसन एफ आई इंटू वाई आई फ्रॉम 1 to n, और ये कैपिटल N आप ऑलरेडी जानते हैं, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। दिस इज वेरी इजी थिंग, स्कूल लेवल की चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आ गया ये। तो इसके बाद ये आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन बिल्कुल सेम तरीके से कि 10 की पावर या एंटी लॉग। तो एंटी लॉग का मतलब यहाँ आप 10 की पावर समझना है ना, एंटी लॉग ऑफ 1/n समेसन एफ आई इंटू लॉग ऑफ वाई आई, ये आ जाएगा, मतलब एंटी लॉग 10 की पावर हो गया। एंड हार्मोनिक मीन जो आएगा कैपिटल N अपॉन समेसन एफ आई अपॉन वाई आई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया इसके लिए। तो मेनली क्या करना है, ये जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल था इसको हमने अनग्रुप्ड में कन्वर्ट किया एक्चुअली। ठीक है, तो हाँ हाँ, जीरो भी काउंट होगा n में, है ना। अगर जीरो अगर नंबर है तो विद एक जितनी बार तो जीरो भी काउंट होगा। यस, जीरो इज है ना, वो डेटा है तो वो तो काउंट होगा ही। ठीक है, तो जीरो अगर है तब भी वो काउंट होगा। ठीक है जी, मीडियन कैसे निकालेंगे इसका, ये तो क्या मीन का मीडियन निकालना है। तो सिमिलरली मुझे इसी में अब मीडियन फाइंड करने हैं। तो मीडियन के लिए आपको याद होगा स्कूल डेज में पहले आप n/2 निकालते हैं, क्या है, देन यू सी सेलेक्ट क्लास इंटरवल विथ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना, CF लिखेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विथ मोर देन इक्वल टू n/2, ये लेते हैं। सेलेक्ट क्लास, दिस इज कॉल्ड मीडियन क्लास, है ना। एंड ये जो क्लास है, दिस क्लास इज कॉल्ड एंड नियरेस्ट वाला, है ना। तो सेलेक्ट अ क्लास इंटरवल, नियरेस्ट क्लास इंटरवल, है ना, ये मतलब ये क्लास इंटरवल विथ नियरेस्ट कुमुलेटिव जस्ट मोर देन n/2 समझो। ओके ठीक है, जस्ट मोर देन n/2, जो जस्ट मोर देन होगा। दिस क्लास इज कॉल्ड, क्या लिखते हो इसको, मीडियन क्लास, है ना। तो यहाँ पे जो मीडियन का फॉर्मूला आता है क्या लिखते हो, L प्लस, याद है आप लोगों को क्या होता था, बताइए एनीवन। ये सब स्कूल डेज में है ना, सब तो पता ही है आप लोगों को। CF माइनस क्या, n/2 माइनस CF, ये तो माइनस CF, यहाँ है n/2 और अपॉन क्या होगा, F फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अब यहाँ बताना पड़ेगा क्या है। तो वेयर L जो है लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यही ना। एंड n तो आपने देख लिया, n जो है वो हम ऑलरेडी जानते हैं, n इज समेसन ऑफ FIs, ऑल फ्रीक्वेंसी का सम है। उसके बाद तो इसको इधर लिखते हैं, तो जो भी हमने नोटेशन यूज़ किया उसको लिख रहे हैं। तो n ये है, इसके बाद बचा CF। तो CF किसको लेंगे, cumulative frequency,
of किसकी? the class preceding the median class. हाँ प्रिसीडिंग है ना, सो ये आएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब CF, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, एंड देन रह गया F. F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास, एंड लास्ट में रह गया H. H क्या है? Width of the median class. हाँ क्लास विड्थ, या हाँ विड्थ, ठीक है हाँ, तो क्लास विड्थ है मीडियन क्लास का, तो ये आ जाएगा मीडियन इससे। सिमिलरली एक फॉर्मूला मोड का भी है, तो मोड में क्या होता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मोड कैसे निकालेंगे। तो ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक्चुअली क्लास 10th में है, जो कल डिस्कस किया था क्लास 9th में था। आज जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये क्लास 10th के NCERT में है ना, जो आप लोग फैमिलियर हैं, जस्ट रिवीजन पर्पस से है ना, बेसिक से स्टार्ट करने के लिए ये सब डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप मॉडल क्लास सेलेक्ट करते हैं, है ना, तो वही n तो पहले आप निकालेंगे, तो n की जगह छोड़िए अभी, पहले तो आप मॉडल क्लास सेलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट क्या करेंगे, सेलेक्ट अ क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड दिस क्लास इज कॉल्ड, तो इस क्लास को बोलेंगे, दिस क्लास इज कॉल्ड मॉडल क्लास, है ना, मॉडल क्लास लिख लो। तो ऐसा है। उसके बाद जो मोड का फॉर्मूला आता है क्या है जी, L प्लस, यहाँ भी है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, तो ये F1 माइनस F0, आगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यही फॉर्मूला है, ठीक है, देख लो, F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और L प्लस एस है क्या, तो फिर से वही, वेयर, तो जो L है आपके पास, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो सिर्फ स्पेलिंग में गलत है ना, मॉडल है यहाँ पे, सो मॉडल क्लास, ठीक है, एंड लोअर लिमिट होगा मॉडल क्लास F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यही है F1 है ना मॉडल क्लास, तो F0 मतलब 1 के पहले, 2 मतलब 1 के बाद, ऐसे याद रख सकते हैं। तो F0 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास, and F2 frequency of class क्या succeeding, मतलब next है succeeding, तो ये ना, या following, वही है, ये तो after लिख लो, after या succeeding या following, है ना, मॉडल क्लास, और H वही है ना, H इज क्लास विड्थ, ठीक है जी। तो ये सिंपल फॉर्मूला हो गया मीडियन मोड का। तभी हमने क्या डिस्कस किया, थ्योरी कि रॉ डेटा में मीन मीडियन मोड कैसे निकलेगा। मीन में हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन डिस्कस किया थ्योरी में। फिर हमने देखा कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल है, तो इसमें मीन मीडियन मोड कैसे निकलेगा। देन अभी हम देख रहे हैं कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल है, तो इसमें मीन मीडियन मोड कैसे निकलेगा। तो ये हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप इस पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो कॉलेज और ट्यूशन या एंट्रेंस और एकेडमिक में थोड़ा डिफरेंस है कि एंट्रेंस के लिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम पे फोकस रहना पड़ेगा, सो यू सॉल्व योरसेल्फ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। उसके लिए आजकल बहुत सारे मटेरियल है, नहीं तो किताब है ना, वो कर सकते हो, नहीं तो आप ग्रुप में लिखो, मैं भेज दूंगा क्वेश्चन, ये है।
अगर नहीं मिलता आपके पास तो, बट ये ना, यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड डिस्कस डाउट्स। तो ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन इस पे लिख लो। तो मेनली एक मैं आपको टेबल देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। सो क्वेश्चन कितने वहाँ लिखे थे? 4 लिखे थे ना, 5वां है। तो ये कंसीडर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो ये इस तरह से है, यहाँ मार्क है ना, मार्क्स है स्टूडेंट का, एंड इधर है फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा बता रखा आपको, 0 to 10 में 5 बच्चे हैं, 10 to 20 में 8 बच्चे हैं, 8 20 to 30 में 12 स्टूडेंट्स हैं, 30 to 40 में मतलब 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो 7 स्टूडेंट्स हैं, एंड 40 to 50 में है ना 3 स्टूडेंट्स हैं। तो ये मान लो 50 मार्क्स का एग्ज़ाम था, तो स्टूडेंट्स के मार्क्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड, एन यहाँ ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा कितने हैं, 35। तो क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स है ना, तो आउट ऑफ 50 मार्क्स स्टूडेंट है ना इस बीच में है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि यू हैव टू फाइंड, एन सही निकालना है, देख लेना है। तो इसका निकालना है मीन मीडियन मोड, फिर से वही है। तो द पार्ट 1 इज व्हाट इज अ मीन। सो मीन मतलब अर्थमेटिक मीन, बाकी भी निकाल सकते हैं आप, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक भी, उसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन है। मीन मीडियन और है मोड। तो प्लीज़ ट्राई एंड टेल, नहीं हो पाया तब भी बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा, बट उसके लिए बताना पड़ेगा। दे आर स्कूल लेवल थिंग्स, सो यू ऑल नो ऑलरेडी। तो क्विकली बताइए, टाइम कम है, 10 मिनट बचा है बस हमारे पास। तो इस 10 मिनट में निकाल लेंगे आंसर तीनों पार्ट का। जस्ट ये फॉर्मूला लगाने हैं है ना, ये वाला, फिर ये वाला है ना, और फिर ये वाला। तो मेनली हमने सिर्फ ये पूछा है आपसे, तो ये फॉर्मूला लगाना है, फिर ये मीडियन के लिए और ये मोड के लिए। यू ऑलरेडी नो दिस, ट्राई कीजिए और बताइए आंसर क्विकली। ये बेसिक क्लास 10th का था, तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे बिल्कुल क्लास 10th में सब है। मैं एक बार एनसीईआरटी खोल के भी दिखा दूंगा, एक बार आंसर कर लो बस, एक बार जस्ट देख लेंगे। कल हम उतना उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो इससे अच्छा ऐसे ही डिस्कस कर लिए तो ठीक। तो बाकी थ्योरी के लिए एक थ्योरम होता है ना, एम्पिरिकल रिलेशनशिप। तो एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। जनरली यहाँ मोड क्या होना चाहिए, यूनिक होने चाहिए, जैसे मीडियन है ना यूनिक होने चाहिए, तो उस तरह से एक रिलेशनशिप है। तो इज, तो क्या जानते हैं आप लोग, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? एनीवन? तो ये सिंपल है, 3 टाइम मीडियन इज इक्वल टू 3 मीडियन इज इक्वल टू व्हाट? एनीवन? 2 मीन प्लस मोड, ठीक है ना। तो इसी को अपने अपने तरीके से कर सकते हो, 2 टाइम्स मीन प्लस मोड। तो ये एक रिलेशनशिप है, जनरली न्यूमेरिकल स्क्यूड डेटा में जनरली ये वैलिड रहता है। ये सब रैंडम वेरिएबल के टर्म में ऐसा जरूरी नहीं है ना, जहाँ यूनिक मीडियन है वहाँ होल्ड कर सकता है, बट ये एक रिलेशनशिप है कि 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस मोड। एनीवे इसका आंसर बताइए।
एक और रिलेशनशिप ये है कि अरिथमेटिक मीन इज मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज मोर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। इसमें कंडीशन ये है कि ऑल डेटा मस्ट बी पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव डेटा के लिए बात करता है। तो ये है। तो इफ जो डेटा है कंटेन्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स या नॉन नेगेटिव नंबर्स एटलीस्ट ना, पॉजिटिव ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स, देन ये रिलेशनशिप होगा। और यहाँ कंडीशन ये है कि मोड शुड बी यूनिक एंड ऑल दैट। रेस्ट्रिक्शन है कुछ फॉर्मूले पे, जैसे यहाँ रेस्ट्रिक्शन है। तो अरिथमेटिक मीन हमेशा मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होगा और मोर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होगा। तो ये कुछ बेसिक रिलेशन है। ना कुछ रिलेशन जैसे है, मान लो ये है कि इफ डेटा इज सिमेट्रिक एंड यूनी मॉडल, यूनी मॉडल का मतलब यूनिक मोड होगा, है ना, देन क्या होगा, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड रहेगा, ठीक है, ऐसा होगा। बट अगर स्क्यूड है फॉर एग्जांपल, तो ये हम उसके लिए बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखो, मैं यहाँ ग्राफ बनाता हूँ तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। कोई ऐसा नॉर्मल जैसा ग्राफ है जो कि सिमेट्रिक है फॉर एग्जांपल, तो ये मीन मीडियन मोड तीनों यहीं पे होगा, है ना, मीन मीडियन मोड सब यहीं पे होगा। अगर डेटा ये ऐसा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा है कि इस तरह का डेटा है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, या इस तरह का है फॉर एग्जांपल, है ना, नेगेटिवली स्क्यूड हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर फॉर एग्जांपल मीन आएगा, बीच में मीडियन आएगा एंड यहाँ मोड आएगा, है ना, ये है। यहाँ पे पहले मोड होगा, फिर मीडियन होगा, इधर जाके मीन होगा। तो इस तरह का रिलेशनशिप है। ये समझाने के लिए बस बता रहा हूँ कि अगर डेटा उस तरह से अरेंज्ड है। तो ये कल और डिस्कस करेंगे, तो बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। इसका आंसर आ गया क्या? तो आप लोगों ने बता दिए हैं, फाइन। मीन आया 23.61, ओके फाइन। तो मीन 23.61 है ना, 23.61। मीडियन है आपके पास 33.75। तो और जो मोड आपके पास है 24.5, ठीक है। तो ये है, तो मीन मीडियन मोड आपके पास ये है। इसमें किसी को क्वेरी है तो बताइए। बाकी कई सारे है ना, अभी वो तो जो आज हमने डिस्कस किया बिल्कुल वो क्लास 10th में है,
थ्योरी भी और क्वेश्चंस भी कई सारे वहाँ हैं, प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस करें। तो कल 9th वाला जो क्लास था वो हाँ जी सर मीडियन तो 20 से 30 के बीच में होना चाहिए ना। तो इसका मतलब गलत है, इसका मतलब जी सही बताइए, तो कैलकुलेशन मिस्टेक है ना। तो 23.5 16.66 आपका आया है 24, ओके एग्जैक्ट 24 आ गया आपका। और तो सब में डिफरेंस है ना, मीडियन इज 23.7, चेक कीजिए जी। तो अब बता रहे हैं 23.7। हाँ तो पहले तो आपको मीडियन क्लास डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे n35 है तो n/2 निकालेंगे ना तो 17.5 होगा। तो आपको ढूंढना है कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17.5 से ज़्यादा वाला कौन है, जस्ट लार्जर। तो पता चल जाएगा आपको, जैसे 8 5 13 25 हो जाएगा ये, तो वही होगा, उसके पीछे तो 13 रहेगा। तो मीडियन 20 से 30 के बीच में, क्योंकि मीडियन क्लास जो मीडियन क्लास इज 20 to 30, यस ठीक है ना। तो मीडियन क्लास 20 से 30 होगा, तो इसके बीच में ही आएगा। तो मीडियन आपका 20 से 30 के बीच में ही रहेगा। सॉल्व करूं तो बस हो गया, 20 से 30 इज द, जैसे अगर मैं मीडियन निकालूं तो लोअर 20, फिर फ्रीक्वेंसी 12, विड्थ 10, अब यहाँ रहता है n/2 17.5 माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप यहाँ CF लिखते तो ये 5 13 25, फिर आगे ऐड कर सकते हैं 32 35। तो n/2 यहाँ 17.5 ना, तो द कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट लार्जर देन 17.5 25। तो ये मीडियन क्लास है, तो ये हो गया माइनस कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF क्या होता है बिफोर द मीडियन क्लास, तो 13। तो ये निकाल लीजिए, इससे आ जाएगा ठीक है। 20 प्लस इसको अब 4.5/12 इंटू 10 मतलब 45/12, ठीक। जैसा आई थिंक ये बता रहे हैं, कर चेक करिए क्या यही आएगा। ठीक है जी 23.75, ओके। तो इसमें आप है ना डेसिमल 2-3 प्लेस तक लिख सकते हैं। तो क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो मतलब ये जो हम सिंपल कंक्लूजन ये है कि कल 9th क्लास वाला स्टैटिस्टिक्स डिस्कस किया, जो कि बेसिकली डेटा का टाइप बता रहा था, रॉ डेटा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, फिर बताया रिप्रेजेंटेशन, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फिर अभी हमने आज डिस्कस किया मीन मीडियन मोड, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी जो क्लास 10th में, वो भी तीनों डेटा के लिए, रॉ डेटा के लिए मीन मीडियन मोड, अनग्रुप टेबल के लिए मीन मीडियन मोड, ग्रुप टेबल के लिए मीन मीडियन मोड। अब इस पर आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, डाउट रहेगा तो कल डिस्कस कीजिए, कल इसके आगे हम थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। तो मे भी क्लास 11th में देखेंगे, लास्ट चैप्टर होगा NCERT में 16 चैप्टर, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ मीन डेविएशन और ये सब, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कल मैं वो 11th क्लास वाला डिस्कस करेंगे, फिर उसके आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे, फिर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग 9 10th, कल 11th वाला जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर था वो कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू। तो बाकी अभी हम डाउट क्लास कंटिन्यू होगा, जिनको डाउट रुक सकते हैं बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू।